ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम भी है, मोल है n और टेम्परेचर है T। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका टेम्परेचर T, वॉल्यूम भी, मोल है n, मोलरिटी m एंड डेंसिटी D। देखिए हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कंडीशन ये है, यहां भी एक कंटेनर आ गया, इधर भी कंटेनर आ गया। अगर इस कंटेनर की वॉल्यूम भी है तो ये 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V/2, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V/2। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें हम मोल का, तो अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो मोल भी हो जाएगा N/2 और N/2, क्योंकि 50% सॉल्यूट इस कंटेनर में चला गया बच्चों और 50% सॉल्यूट इस कंटेनर में चला गया थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए N/2 हमने कर दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं मोलरिटी का, तो देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, है ना। अगर यहाँ पे मोल ये है, N है और वॉल्यूम भी है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या है N/V है। तो सेम यहां भी देखिए, मोलरिटी अगर निकालते हैं मोल बाय वॉल्यूम, तो N/2 डिवाइड बाय V/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया N/V। जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी मोलरिटी M और यहाँ भी मोलरिटी क्या हो गया बच्चों M। जो कल बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर मोलरिटी कैसे होगा, उसके लिए ये सबूत है। मोलरिटी का चेंज ना होना इस बात का सबूत है कि मोलरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आ गया यहां तक। इसके बाद बच्चों डेंसिटी का अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए डेंसिटी यहां भी डी रह जाएगा और यहां भी डी रह जाएगा, डेंसिटी भी डिवाइड होने वाला नहीं है। और जहां तक बात करें टेम्परेचर का, तो देखिए अगर आप कंटेनर में हॉट वाटर लेते हैं बच्चों और उसको 2 इक्वल ग्लास में, मतलब 2 ग्लास में इक्वल या अनइक्वल अमाउंट में भर दो, तो सभी का टेम्परेचर क्या रहेगा सेम ही रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर नहीं होता। इसलिए इस कंटेनर का भी टेम्परेचर टी होगा बच्चों और इसका भी टेम्परेचर टी होगा। कुल मिला के अगर यहां देखें तो T, V/2, N/2 एंड D और साथ में M, इधर भी T, V/2, N/2, है ना। उसके बाद आ गया D और आ गया M। तो देखिए जब हमने इस सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या क्या कांस्टेंट रहा, मोलरिटी कांस्टेंट रह गया दोनों में, डेंसिटी भी कांस्टेंट रह गया दोनों में, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह गया दोनों में। तो डेंसिटी, मोलरिटी एंड टेम्परेचर ये क्या हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जहां तक बच्चों अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V/2 हो जा रहा है और जो आपका मोल है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो वॉल्यूम और मोल क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है और कौन सा प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है। ठीक है, इसे आप लिख लें और अगर आपको समझ में आया तो एक मैसेज सेंड करिए यस, और नहीं समझ में आया तो नो, और अगर कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप सेंड करिए लिख के। आ गया, मैं फिर आप तब तक लिख लो, जब तक मैसेज आ रहा है तब तक बच्चे आप लिख लो, मैं फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाता हूं लेकर आपको, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का आप रेशियो निकालेंगे, जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालेंगे और अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होता है, देन उस कंडीशन में जो कंडीशन जनरेट हो रहा है उस कंडीशन को के बारे में प्रॉपर्टी हम बोलेंगे कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सपोज ये x है इक्वल टू y बाय z। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये z भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, मतलब जब z चेंज हो तो y चेंज हो, जब z चेंज ना हो तो y भी चेंज ना हो, मतलब साइमल्टेनियसली चेंज होना चाहिए। अब अगर साइमल्टेनियसली चेंज होगा और ये रेशियो है तो नेट वैल्यू में कोई चेंजेस तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से यहां से ऑब्जर्व भी हुआ कि देन इस केस में x जो होगा बच्चों ये कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कंडीशन ये हुआ कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं और वो दो जिनका रेशियो आप ले रहे हो वो साइमल्टेनियसली अगर चेंज हो रहा है
तो जो नेट ऑब्जर्व हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों, कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखिएगा, कंडीशन लिखिएगा इसमें, रेशियो ऑफ टू extensive properties, ratio of two extensive properties will be intensive properties, ठीक है, provided both are changed, simultaneously, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल में जैसे मैं बात करूं बच्चों मोलरिटी का, ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये मोल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन दोनों के रेशियो से जो जनरेट हुआ मोलरिटी, वो क्या कहलाएगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बस यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मोल और वॉल्यूम जब मोल कांस्टेंट तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, जब मोल वेरी कर रहा हो तो वॉल्यूम भी वेरी करना चाहिए, ठीक है, तब जाके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्योंकि आप ऐसे देखो, अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज नहीं करता, एक ही चेंज करेगा, मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है और मोल आप चेंज कराओगे, तब तो मोलरिटी तो चेंज हो ही जाएगा ना यार, तो आप सॉल्यूशन ही बदल दे रहे हो। फिर अगर मोल कांस्टेंट रख दिए और वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तब भी मोलरिटी तो चेंज हो ही जाएगा। तो उस टाइप पे नहीं डिफाइन होता है, डिफाइन ही होता है कि जिनका रेशियो आप ले रहे हैं ना, वो रेशियो साइमल्टेनियसली चेंज होना चाहिए, तब जाके उसको उसके रेशियो का जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलरिटी क्या होगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब वेट बाय वॉल्यूम। ये जो मास है ये तो साइज पे डिपेंड करता है, डिवाइड करने पे डिवाइड होता है, ऐड करने पे ऐड होता है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और वॉल्यूम भी क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, और अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, देन इस केस में ये डेंसिटी क्या कहलाएगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद यहां के बाद एक पॉइंट है जो मैंने ऐसे अपने हिसाब से बनाया है ना, मतलब मैं जो कंडीशन ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे जाकर, तो उसमें कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, बट कभी कभी जेडबलई में या नीट में अगर आपको प्रॉब्लम पूछ दे कभी भी, तो उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा उसमें रटना नहीं पड़ेगा। इसमें कंडीशन ये है बच्चों, इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके, कंडीशन ये है कि जब किसी भी, ठीक है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले वर्ड यूज करें हम मोलर या फिर स्पेसिफिक, देन उस कंडीशन में वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना, इसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या कंडीशन मैंने बताया कि जो भी आपने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के पहले अगर उसके नाम के पहले स्पेसिफिक वर्ड का या मोलर वर्ड का यूज करते हैं तो वो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से लिखिएगा, इफ आफ्टर adding molar or specific word in extensive properties, then it becomes intensive,
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो आप शॉर्टकट ट्रिक के तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां तक सारी बातें मैंने बता दिया। एक बार सारे लोग बताएं, जो भी यहां तक बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग सेंड करो बाबू, सभी लोग सेंड करो माय डियर स्टूडेंट, सारे लोग सेंड करिए, हमें तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल बढ़िया, सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट नोट फिर से रिपीट करिए। देखिए नोट है, इफ आफ्टर एडिंग मोलर और स्पेसिफिक वर्ड, मोलर और स्पेसिफिक वर्ड इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देन इट बिकम इंटेंसिव। मतलब जो भी आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके नाम के पहले अगर आप मोलर वर्ड का या फिर आप स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं तो वो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए? इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जेडबलई एडवांस टाइप का है, जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें दिमाग यूज होता है। वैसे तो हमने आपको पढ़ा दिया पूरी बात कि डेंसिटी ऑलवेज क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बट एक ऐसा केस है जहां थोड़ा दिक्कत जाता है इस बात को प्रूव करने में, और वो केस में क्या दिक्कत है वही मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कहीं भी आप डेंसिटी पढ़ेंगे बुक में, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड मॉड्यूल, हर जगह लिखा है डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम भी ऐसा ही पढ़ाते हैं डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट एक केस हमारे दिमाग में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि जेई में उसका यूज हो, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा बट जेडबलई में, नीट में आने की चांसेस है ना, तो ध्यान में रखेंगे कैसे मैं बात बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो बात मैं करने जा रहा हूं वो स्पेशली फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, आइडियल गैस के बारे में। और देखिए अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए तो पी भी इक्वल टू क्या हो जाता है, एन आर टी। तो पी भी इक्वल टू एन का वैल्यू डब्ल्यू बाय एम इंटू क्या आपका आर टी, तो यहां से कर दिए पी एम बाय आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डब्ल्यू बाय भी। तो वेट बाय वॉल्यूम, इस वेट बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से इधर देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखें। ठीक है, यहां देखिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू, पहले लिख दिए वेट बाय वॉल्यूम। वैसे तो हर जगह डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जेडबलई एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है एंड ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। सिर्फ आइडियल गैस में हम ये चीज लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, एंड वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां से क्या प्रूफ हुआ बच्चों, पी एम बाय आर टी। तो हम यहां लिख दिए पी एम अपॉन आर टी। ये जो चीज हम लिख रहे हैं, ये जो टर्म हमने लिखा है, ये ओनली फॉर आइडियल गैस। अब जरा देखिए इसमें हम क्या करने वाले, इसमें कंडीशन है बच्चों कि अगर आप इफ प्रेशर कर दिया आपने कांस्टेंट, प्रेशर कर दिया आपने कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट एंड साथ ही साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर। फर्स्ट केस में प्रेशर और टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, तो देखिए इस ये एलएचएस मान लो इसको और इसको आरएचएस मान लो। ठीक है, डी इक्वल टू डायरेक्ट पीएम बाय आरटी भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया बच्चों और ये टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। मोलर मास है ये तो ऑलवेज किसी गैस के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड दिस आर इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हर बार कांस्टेंट ही तो रहता है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। मोलर मास फॉर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हमने कर दिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट हमने बना दिया है। तो अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो अगर आप वेट में चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली वॉल्यूम में चेंज होगा, अगर आप वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली वेट में चेंज होगा। मतलब वेट बाय वॉल्यूम का जो वैल्यू है पीएम बाय आरटी है ना, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। मतलब वेट चेंज करो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है साथ ही साथ, देन इस केस में नेट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, क्योंकि डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर से रिपीट कर दूं, वेट बाय वॉल्यूम पीएम बाय आरटी। हमने बोल दिया कि प्रेशर को हमने कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर को कर दिया हमने कांस्टेंट और टेम्परेचर भी है कांस्टेंट, मोलर मास ऑलरेडी कांस्टेंट किसी गैस के लिए, और आर तो ऑलरेडी हमेशा कांस्टेंट। ये नेट वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट फॉर एनी कंडीशन की वेट चेंज करो तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम चेंज होगा फॉर गैस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेंसिटी क्या हो गया, नेट कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी वेट पे डिपेंडेंट नहीं है। कब, जब प्रेशर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, तो उस टाइम पे ये क्या हो गया बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट मैं आपको दूसरा केस जरा बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका दूसरा केस क्या है आइडियल गैस का, कि डेंसिटी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी एंड दिस इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे बच्चों, इस बार हम क्या कर रहे हैं इस बार हम वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और अब देखो, अगर वॉल्यूम को हम कर देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, तो ये वेट में क्या होगा, चेंज होगा। जब वेट को चेंज करेंगे तो W बाय बी, और इधर से ये टेम्परेचर को भी मैंने कर दिया है कांस्टेंट। तो सीधा बात आप देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर इधर से पीएम बाय आरटी का बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, वेरिएबल है प्रेशर। प्रेशर क्या है बच्चों, वेरिएबल। इस कंडीशन में अगर ये वेरिएबल है तो जब इसका प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये नेट वैल्यू में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर का वैल्यू कम होगा तो नेट वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस बात का आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेट वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं पी एम बाय आर टी, इसमें ये एम बाय आर टी पूरा कांस्टेंट हो गया, के इंटू पी। तो ये जो पी के बन गया, ये के तो कांस्टेंट है, लेकिन ये पी अगर चेंज करेंगे तो नेट वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। पी कम करेंगे तो नेट वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। अब इधर देखो, मतलब वेट अगर चेंज करते हो तो प्रेशर में चेंज होगा, वेट इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वेट डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एक ही टर्म सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, प्रेशर, सॉरी वेट, और इधर में सिर्फ क्या आपका प्रेशर। तो नेट वैल्यू में क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, नेट वैल्यू में हमें चेंज दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गया बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इकलौता ऐसा ये एक केस है जहां पे डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, और ये सिर्फ बात वैलिड है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, फॉर आइडियल गैस। तो आप मैसेज करें, हमें बताइए ये जो मैंने बताया आइडियल गैस के लिए कंडीशन, वो समझ में आया कि नहीं आया। फास्ट, जल्दी से बता दो सारे बच्चों प्लीज, सारे बच्चे बता दें आपको ये समझ में आया या नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों सारे लोग बताओ, सभी बताइए समझ में आया कि ये डेंसिटी यहाँ पे एक्सटेंसिव कैसे हो गया। पूरा प्रूफ मैंने बता दिया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी ये को मॉड्यूल मिल जाता है, बहुत बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वेट के सामने नीचे प्रेशर ला लो ना। प्रेशर के हिसाब से चेंज कर रहे हैं या वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना पीबी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, समझे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। इस वजह से वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखा है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वेट कैसे चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। तो देखो बच्चों, देखो बच्चे सुनो, करना क्या है कि हम ये तो पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम चेंज, मान ली प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, जो कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख देंगे तो प्रेशर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल पे। तो इस वजह से, इसलिए तो प्रेशर वेरी कर रहा है और वेट भी वेरी कर रहा है। अब मोल किस पे डिपेंड करता है, वेट पे, गिवन मोलर मास। तो इस वजह से जब वेट चेंज करेंगे तो प्रेशर में वेरिएशन होगा। बात समझ में आया। जिस बच्चे का क्वेश्चन था वो रिप्लाई करे, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो बढ़िया, ऐसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछेंगे रिप्लाई मिलेगा। देखिए आगे अब लेके जाता हूं,
अब यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूरे तरीके से फिनिश हो गया अप टू JEE नीट लेवल। ठीक है, अब हेडिंग में लिखिएगा बच्चों थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन ये तो मैंने पहले बता ही दिया कि प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वेट के साथ वॉल्यूम अगर बदलते हैं तो वेट बाय वॉल्यूम का तो रेशियो है, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों चेंज होगा तो नेट वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, इसलिए इंटेंसिव होगा। आखिर डेंसिटी को आप W/V ही ना लिखोगे बाबू, कभी W/P तो नहीं लिख सकते ना, तो इस P को हम उठा के यहाँ नहीं ला सकते डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जैसा इक्वेशन इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रेशर यहाँ ला दे और वॉल्यूम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इक्वेशन किसका लिखे हैं अभी, डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू W/V ही लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद जब ये लिख दे रहे अगर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट, मतलब W/V इक्वल टू दिस। तो अगर ये नेट कांस्टेंट है तो मतलब W/V का कोई भी वैल्यू आप रखोगे तब भी कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए डेंसिटी इंटेंसिव हो गया यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये प्रेशर आपका वेरिएबल है, वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वेट वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करेगा, नेट वैल्यू में चेंज होगा, है ना, इसलिए डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्सटेंसिव हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, फंक्शन मतलब जो भी वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो भी जितने भी टाइप के वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है स्टेट फंक्शन और दूसरा बोला गया है बच्चों पाथ फंक्शन। है ना, अब ये स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, तो कंडीशन ये है कि स्टेट फंक्शन उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को कहेंगे जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को कहेंगे, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस पाथ से चल कर आया, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुने, पूरे थर्मोडायनेमिक में जो भी फंक्शन आप पढ़ने वाले हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड हुए, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। मतलब ये है कि भैया जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे उससे हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, और जो इस बात पे डिपेंड करे कि किस पाथ से चलकर आए उसको कहेंगे हम पाथ फंक्शन। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक बब्बन नाम का बॉय है, बब्बन, है ना, ये बब्बन चलना स्टार्ट किया यहां से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बब्बन डायरेक्ट यहां से एक बार चला गया, दिस इज पाथ 1, एक बार बब्बन ऐसा घूमता हुआ यहां गया, दिस इज पाथ 2, ठीक है, और एक बार एकदम ऐसा 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 घूमता हुआ यहां गया, दिस इज पाथ 3। ठीक है, तो अगर बात करें कि बब्बन का डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों के केस में क्या होगा बच्चों, सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पाथ 1 वाला है, तो पाथ 1 फॉलो करके जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब कंडीशन देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया बब्बन का स्टेट फंक्शन, बट पाथ 1 से जो जा रहा है, पाथ 2 से जा रहा है और पाथ 3 से जा रहा है, तीनों पाथ के ड्यूरेशन में वो अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, उसका स्टेट फंक्शन। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है, यहाँ का 40 डिग्री है, यहाँ का 35 डिग्री है, तो यहाँ का 60 डिग्री है ना, और यहाँ का मान लो आपका 34 डिग्री ऐसा कुछ है, बब्बन यहां से चलना चालू किया तो यहाँ पे जाके 35 डिग्री उसने फील किया, ठीक है, तो मतलब उसको टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बट फिर बाद में अगर यहाँ पहुंचा तो उसको 40 डिग्री फील हो रहा है, तो नेट उसको अभी इसमें उसको टेम्परेचर क्या फील होगा, 40 डिग्री ही, तो 30 से यहाँ पे 35 पे गए उससे कोई लेना देना नहीं है, फाइनल वो यहाँ पे आया और यहाँ टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो वो फील यही करेगा कि यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री। सपोज यहाँ 34 मिला रास्ते में,
बट एंड में उसको 40 मिल रहा है तो 40 ही फील करेगा। अगर रास्ते में 60 डिग्री मिला तो दौड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 60 में तो जलने लगेगा ना, एकदम बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या, दौड़ने दौड़ते यहाँ पहुंचा। तो अब ऐसा नहीं कि 60 जो उसमें था तो 60 ही रह गया, अब फील करने लगा एज ए टेम्परेचर व्हाट 40 डिग्री। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, आपका स्टेट फंक्शन, मतलब स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, बबन इस पाथ से चल के गया तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा उसके बॉडी का, जो भी उसके पास एनर्जी था। इस पाथ से चल के गया तो इधर भी एनर्जी कंज्यूम हुआ। इस पाथ से चल के गया, पैदल जा रहा है, चल के, बाइक से नहीं जा रहा, स्कूटी से नहीं जा रहा, ठीक है। तो पैदल जब जा रहा है, इस पाथ से भी गया तो एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कब होगा, जब वो ज्यादा वर्क करेगा। और ज्यादा वर्क मतलब ज्यादा चलना, अभी चलना ही, पैदल चलना ही उसके लिए क्या है, वर्क है। तो सबसे ज्यादा पैदल कब चल रहा है, जब वो पाथ थर्ड को फॉलो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्क उसको कब करना पड़ रहा है, पाथ थर्ड में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर कब होगा, पाथ थर्ड के ड्यूरेशन, फिर पाथ 2, फिर पाथ 1। मतलब तीनों के केस में उसका फाइनल पोजीशन तो सेम है, बट तीनों पाथ के हिसाब से उसका अलग अलग एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्या, वर्क। तो वर्क डन क्या कहलाएगा बच्चों, पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। सिर्फ अब शुद्ध हिंदी में बात समझ लो, ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंड करेगा उसको स्टेट फंक्शन कहेंगे, जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा उसको पाथ फंक्शन कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस कंडीशन को भी ध्यान रखिएगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स, रियल थर्मोडायनेमिक्स कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगी और उनमें ये सारी बातें यूज होंगी, है ना। चलिए अब लिखेंगे जरा, फर्स्ट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन लिखिएगा। फंक्शन, फंक्शन which depends only on final state, that is present state, फाइनल स्टेट दैट इज प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसको लिखिएगा ऑफ सिस्टम एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम their path followed, to achieve that state, ठीक है। ये कंडीशन होगी। उस पाथ मतलब जिस फाइनल स्टेट पे वो है उसको अचीव करने के लिए जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको स्टेट फंक्शन बोलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिए बच्चों, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन both initial and final position of system, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा है, याद रखिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एच इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है ये कैसा हो गया आपका, स्टेट फंक्शन। ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि डेल्टा टी के बारे में ये ऑब्जर्व हुआ है, डेल्टा टी नाइदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन। टेम्परेचर तो स्टेट फंक्शन है, बट डेल्टा टी कभी आपको पूछे
तो डेल्टा टी के बारे में बता देना, नाइदर स्टेट फंक्शन, नाइदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, नाइदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन। ठीक है, समझ गए? क्लियर? क्लियर? मैसेज सेंड करो यस या नो, फास्ट सेंड करिए क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है यार, ये फर्स्ट मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है। सभी लोग मैसेज करो प्लीज, एक एक बच्चा मैसेज करे और बताए समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, एक एक बच्चे का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझेंगे वो हमारी डिमेरिट है, मुझे फिर समझाना पड़ेगा, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में लिखिएगा बच्चों पाथ फंक्शन, सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड में लिखिएगा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन ऑब्लिक पैरामीटर, फंक्शन ऑब्लिक पैरामीटर जो भी वेरिएबल है पैरामीटर, विच डिपेंड, विच डिपेंड अपॉन, अपॉन द पाथ पिक्चर क्लियर आ रहा है बच्चों, एक बार बता दो, और वॉइस में क्लियरिटी है? सारे लोग बता दें एक बार। ठीक है, चलिए पाथ फंक्शन लिखेंगे फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर which depends upon the path, which depend upon the path followed by, followed by the system, followed by the system, followed by the system। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में लीजिएगा वर्क हीट, दो एग्जांपल लिख लीजिए। क्लियर? अब देखें ये जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का डेफिनेशन, ये सारे बुक में आपको मिलेगा, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, मॉड्यूल, और हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं स्टार्टिंग। तो ये स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का डेफिनेशन हो गया जो बताता है कि कौन सा फंक्शन स्टेट है, उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा फंक्शन स्टेट है, कौन कौन सा फंक्शन पाथ है। बट बच्चों जेडबलई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर जेई एडवांस एंड मेंस नीट, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर कोई फंक्शन स्टेट है या पाथ है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए एक अलग सा टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। और स्पेशली ये टॉपिक है फॉर एडवांस, एडवांस के लिए। ठीक है, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए स्पेशली, क्योंकि जेई मेंस और नीट में यही तक में आपका पूरा काम हो जाएगा, जो मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने बता दिया, स्टेट फंक्शन का जो डेफिनेशन बता दिया, पाथ फंक्शन का जो डेफिनेशन बता दिया, एग्जांपल बता दिया, इसके थ्रू जेई मेंस का, नीट का सारा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट एडवांस का क्वेश्चन इसके थ्रू स्टेट और पाथ फंक्शन पे बेस्ड आप नहीं सॉल्व कर सकते 100%। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे जेई एडवांस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको भी अपना पूरा दिमाग यूज करना पड़ेगा, है ना? तो यूज करिएगा। तो हेडिंग में लिखिएगा मेथड फॉर फाइंडिंग, मेथड फॉर फाइंडिंग, फाइंडिंग
थर्मोडायनेमिक, फंक्शन स्टेट और पाथ। ठीक है, कोई थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, उसके लिए कुछ मेथड है और टोटल 3 मेथड आपको मैं यहां पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, 3 रूल आपको सिखाने वाला हूं, 3 रूल। और ये तीनों रूल को ध्यान से आप देखें कि क्या रूल है, कैसा रूल है, क्या कहता है। फिर से मेरी बात सुने, पहले थ्योरी को ध्यान से समझिएगा जब मैं समझाऊंगा, बाद में उस कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो गौर से देखें, प्यार से समझे, और कोई दिक्कत जाए तो ध्यान से समझिएगा, पूछिएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ सर। ठीक है, कंडीशन है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है ना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन स्टेट है और कौन सा फंक्शन पाथ है। ठीक है बच्चों, पॉइंट बना के लिखिएगा। फॉर अ फंक्शन टू बी ए स्टेट function if it should satisfy following through 3 rule, ठीक है, देखो यहां पे जो 3 रूल आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अगर उस 3 रूल को कोई सेटिस्फाई करता है तो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिक उसको क्या कह देंगे, पाथ फंक्शन। मतलब पाथ फंक्शन के लिए कोई रूल नहीं है, मेनली रूल दिया गया स्टेट फंक्शन के लिए। मतलब कोई भी फंक्शन दिया गया है तो आप चेक करो वो स्टेट है या पाथ है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है फाई, कोई भी, इन जनरल मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो इन जनरल फंक्शन भी लिखूंगा, फंक्शन है फाई। ठीक है, जैसे कभी प्रेशर होगा फंक्शन, कभी वॉल्यूम होगा फंक्शन, है ना, कभी वर्क डन होगा फंक्शन, कभी इंथैल्पी होगा फंक्शन, इंट्रोपी होगा फंक्शन, हीट होगा फंक्शन, डिफरेंट टाइप के इंटरनल एनर्जी होगा फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। बट इन जनरल हम किसी भी फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फाई में 2 वेरिएबल है, फाई है फंक्शन एक्स और वाई का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ फंक्शन एक्स एंड वाई। तो आप फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, और नहीं तो नॉर्मली जो नीट वाले बच्चे उनको ये तो पता ही होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो देखिए ये जो y है इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फंक्शन जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, x पे। तो y फंक्शन है किसका, सिर्फ यहाँ पे x का एक ही वेरिएबल है। बट ये फाई एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है 2 वेरिएबल पे, x पे और y पे। ठीक है, ध्यान रखें। तो फाई एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है x और y का, ठीक है, जिसमें वेरिएबल x और y है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप चेक करते हैं कि भैया ये स्टेट है या पाथ है, तो स्टेट के लिए 3 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो कंडीशन याद रखिएगा कि मान लीजिए 3 डिफरेंट पाथ से होकर फाई गुजर रहा है। ठीक है, 3 डिफरेंट पाथ से होकर, जैसे ये एक हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हम आपको फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है बच्चों और दिस इज पॉइंट बी। ये फॉलो किया पाथ 1, ठीक है, ये पाथ 1 फॉलो किया। ठीक है, दिस इज पाथ 2 और ये पाथ 3। टोटल 3 पाथ है, और पाथ फॉलो करने वाला फंक्शन कौन है बच्चों, तो फाई है। ठीक है, तो फाई 3 पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। ठीक है, इसमें कंडीशन याद रखिएगा कि अगर इनका चेंज निकालते हैं, फाइनल और इनिशियल के बेसिस पे जाकर चेंज निकालते हैं कि फाई बी माइनस ऑफ फाई ए, फाई बी माइनस ऑफ फाई ए, अगर पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों के लिए इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन स्टेट फंक्शन है
और अगर तीनों के लिए इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन। ठीक है, क्राइटेरिया आप समझे क्या? 3 पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। फाई फंक्शन है, थर्मोडायनिक फंक्शन जो पाथ फॉलो कर रहा है। अगर फाई बी और फाई हम चेक किए तीनों पाथ के लिए और ऑब्जर्व हुआ कि फाई बी माइनस फाई ए फॉलोड बाय पाथ 1 इज इक्वल टू फॉलोड बाय पाथ 3 इज इक्वल टू फॉलोड बाय पाथ 2, देन फाई इज स्टेट फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आराम से कहेंगे कि दिस इज पाथ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहां पे एक पॉइंट बनाकर पहले लिखिएगा, चेंज इन phi should be same for all path between, और देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, all path between 2 points, ठीक है, between 2 points, तब जाके वो स्ट्रेट होगा। अब इसमें कंडीशन देखिए, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, अगर आपको चेक करना है वैल्यू तो हम किसी भी ग्राफ को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना? तो इंटीग्रेशन निकाल के चेक कर लेंगे। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम मिनिमम पॉइंट टू मैक्सिमम, है ना, इनिशियल टू क्या आपका फाइनल। तो लोअर लिमिट क्या होगा, इनिशियल, क्योंकि स्टार्ट कहां से कर रहा है, पाथ ए से, और जा कहां रहा है, पाथ बी पे। तो हम लिखेंगे ए टू क्या आपका बी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। और ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, फाई। इंटीग्रेशन में आप डिफरेंशियल में dx dy वगैरह लेते हैं, यहाँ पे हम डी फाई ले रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन इस बार कौन है, फाई है। तो दिस इज इक्वल टू आना चाहिए फाई बी माइनस फाई ए, एंड फॉर ऑल पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा तो कहलाएगा स्टेट फंक्शन, अगर नहीं करेगा सेटिस्फाई तो कहलाएगा बच्चों पाथ फंक्शन। अब आराम से, क्योंकि मैंने आराम से बताया, तो आप भी प्यार से मैसेज सेंड करिए, आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से सेंड करो। सारे बच्चे सेंड करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली आप पढ़ चुके ना स्टेट और पाथ का डेफिनेशन, पूरा एग्जांपल सारा कुछ तो बता दिए, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा फॉर जेई एडवांस। ठीक है, और जेई एडवांस तो छोड़ो, आगे मैं टॉपिक बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा इनके हेल्प से, जिसमें बहुत कुछ ऐसे, यस ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, लिखना है ये भी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ना, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू का एनसीबी डेल्टा टी, तो हर बार क्यों होता है वही, है ना? जबकि हमको ये पता है कि सी भी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, बट किसी भी प्रोसेस में जाते तो डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीबी डेल्टा टी ही होता है। वो सब एक्सप्लेन करने के लिए इनका मैं यूज करूंगा, इस वजह से इनको जानना जरूरी है ना बच्चों? एक एक बात जानना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दिया, यस रूल भी लिखना है, रूल भी लिखना है। ठीक है, रूल अगर रह गया तो रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ाता हूं, टाइम थोड़ा कम है ना। चलिए पेज पेज छोड़ दीजिए, सेकेंड रूल से लिखना चालू करिए। सेकेंड रूल में देखिए, सेकेंड रूल में अब क्या बताता हूं कि अगर साइक्लिक है फंक्शन, साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है ग्राफ में, सर्कल बना रहा है, देन उस केस में अगर उसकी इंटीग्रेशन आप जीरो निकाले, इंटीग्रेशन निकाले और वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि स्टेट फंक्शन है ना, और नहीं तो कहेंगे पाथ फंक्शन है। तो यहां पे कंडीशन है साइक्लिक कंडीशन ऑफ फाई शुड बी जीरो। बोलने का मतलब यह है इंटीग्रेशन ऑफ फाई फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कब कब होना चाहिए ऐसा, अगर अगर फाई 3 पाथ को फॉलो कर रहा है, दिस इज पाथ 1,
दिस इज पाथ 3 एंड दिस इज पाथ 2। 3 पाथ को फॉलो कर रहा है। अब ये पाथ इसका ए और यही आप इसका बी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया। और स्टेट फंक्शन का स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी तो आपको बताए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करे। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी माइनस ए करेंगे तो बी और ए दोनों तो इक्वल है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो वही चीज यहां भी लिख रहा हूं इसके फॉर्म में कि साइक्लिक कंडीशन ऑफ फाई शुड बी 0। ठीक है, तो जाके ये कहलाएगा स्टेट। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर उसको हम कहेंगे क्या, पाथ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इक्वेशन को जो भी होगा, और इंटीग्रेट करने के बाद इस फाई का वैल्यू अगर 0 आ जाए, साइक्लिक वाले कंडीशन, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तब कहलाएगा ये स्टेट फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहलाएगा पाथ फंक्शन। चलिए लिखिए इसको फास्ट, फास्ट लिखो जरा, फास्ट है ना, लिख लिए बच्चे, सेंड करो। लिख लिए, चलिए। सभी बच्चों का मैसेज नहीं आया, सारे बच्चे मैसेज करिए प्लीज, सभी बच्चे मैसेज करो, जितने हैं सारे बच्चे मैसेज करिए। आप मैसेज करते हो तो हमें एनर्जी मिलता है, और मुझे जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा मैं आपके लिए उतना ज्यादा टॉपिक अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, है ना। टीचर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसके स्टूडेंट, मतलब आप सब हमारे एनर्जी हो, आप हमें एनर्जी प्रोवाइड करो मैसेज करके, यस नो लिख के एनर्जी प्रोवाइड करिए। जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, ये कंडीशन बता दी। अब देखो थर्ड जो बताने जा रहे हैं ना बाबू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मतलब आपको थोड़ा लगेगा अलग टाइप का, तो ध्यान से इसको देखें और सीखें। इसको बोलते हैं यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, तो कंडीशन थर्ड इसका है कि जो स्ट्रेट फंक्शन होगा वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई करेगा, और जो स्ट्रेट फंक्शन नहीं होगा वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेट फंक्शन होगा वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई करेगा, और जो स्ट्रेट फंक्शन होगा वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये यूलर्स रेसिप्रोकल रूल क्या है ना। तो मैं भी आपको बताऊंगा यूलर्स रेसिप्रोकल रूल क्या है। उसके पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोकल, इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, जिसको हम लोग यूलर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। यूलर्स रेसिप्रोकल रूल इज आल्सो नोन एज यूलर्स थ्योरम। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जरा प्यार से ध्यान से सुनो। ये कहता है कि भैया फाई जो है एक फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, और ये एक्स और वाई क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फाई जो फंक्शन होगा उसमें 2 वेरिएबल होगा, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा, और आप पार्शियल डिफरेंशिएशन समझे होंगे, और अगर आपको अभी नहीं पता होगा, नहीं पढ़ाएगा, बाद में पढ़ेंगे, तो मैं जरा पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाता है कि dy का वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। ये तो पता है सबको, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि dx बाई डी वाई, और जहां लिख दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू क्या, y, जिसमें x का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई स्क्वायर बाय क्या आपका dy, तो ये आ गया आपका 2y, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। अब अगर मैं बात करूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो सपोज एक फंक्शन है जिसमें लिख के दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है,
एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो पूरे इक्वेशन को एक्स के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, और पूरे टर्म्स को हम वाई के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या ये इक्वेशन ना लेके सिर्फ हम ये ले ले एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हम लोग लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल ये है कि जब भी ऐसा हो कि किसी फंक्शन में दो वेरिएबल हो, तो जब उसे आप डिफरेंशिएट मान लीजिए करें, है ना, डी एफ बाय मान लो डी थीटा ऐसा, है ना, या यहां लिख दीजिए डी एक्स वाई, कुछ भी ऐसा लिख दीजिए। तो कंडीशन ये है कि इसको फिर एक बार आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि डी ऑफ दिस, है ना, तो मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और प्लस, तो देखो इस बार हमने इसको किसके तरह डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और बीच में साइन देंगे बच्चों प्लस का, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन है इस बार एक्स एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, अगली बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका वाई, तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई बाय डी वाई। तो देखिए यहां पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बाहर जाएगा, यू इंटू भी रूल लगाएंगे तो ये तो बाहर जाएगा, तो वाई चला गया बाहर, और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, और प्लस यहां से एक्स स्क्वायर चला जाएगा बाहर, और डी वाई बाई डी वाई वैल्यू क्या हो गया 1, तो नेट वैल्यू इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज आवर फाइनल डिफरेंशिएशन आंसर ऑफ दिस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बताए थे कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल आप अप्लाई करें तो दो वेरिएबल होता है, एक बार एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट, ठीक है, दूसरे बार दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग फर्स्ट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो फिर से बताइए जल्दी से, हमें एनर्जी दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया ये टर्म जो मैंने बताया। सभी लोग मैसेज करो प्लीज, सभी के सभी बच्चे मैसेज करिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने यूलर्स रेसिप्रोकल रूल पे, ठीक है। यूलर्स, सभी बच्चे मैसेज करो प्लीज, क्योंकि हमने बोला आपको कि आप मैसेज करोगे हमें एनर्जी मिलेगा, हमें जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो बताते जाओ, मैसेज बताओ अच्छे से, मतलब हमें पता तो चलेगा ना हम पढ़ा रहे तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखिए इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बेस जेई एडवांस में प्रॉब्लम आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर में अगर आप जाएंगे चेक करने तो आपको मिलेगा भी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई करना है। तो अब देखिए रूल ये है कि यूलर्स रेसिप्रोकल रूल में एक बार डी फाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक बार इस फाई को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहां पे दो दो वेरिएबल है, जब ये फाई फंक्शन है थर्मोडायनेमिक तो यहां दो वेरिएबल है, एक है एक्स और दूसरा है बच्चों वाई, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डी फाई बाई डी एक्स, और ऐसे लिख देंगे यहाँ पे नीचे में वाई, ठीक है। नीचे में वाई ये बताता है कि जब फाई को डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उस टाइम पे वाई क्या है कांस्टेंट, प्रोनाउंस इसको ऐसे करेंगे डी फाई बाई डी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। डी फाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, एंड इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू डिफरेंशिएट होने के बाद आएगा उस वैल्यू को वापस से इस बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा टर्म जो डिफरेंशिएट होने के बाद आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। बट ध्यान दीजिए अगर पहले आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू आई सॉरी एक्स,
तो दोबारा आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइम पे आपको रखना है कीपिंग x कांस्टेंट। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, डी फाइव बाई डी एक्स कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब y क्या है, कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएट करने के बाद कोई वैल्यू तो आएगा ना, उस वैल्यू को एक बार और डिफरेंशिएट करो, और इस बार आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ गया, x कांस्टेंट। तो कुल मिला के जो फंक्शन फाई दिया है उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया कीपिंग y कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट होने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड उस टाइम पे कीपिंग x कांस्टेंट। एक बार तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। दोबारा आपको क्या करना है बताता हूं। दोबारा आपको करना है बच्चों कि जैसे आपने पहले अगर ले लिया डी फाइव बाई डी एक्स, तो इस बार आप लेंगे डी फाइव बाय डी वाई और कीपिंग एक्स कांस्टेंट। फर्स्ट टाइम आपने लिया डी फाइव बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो दूसरे बार में आपको लेना है डी फाइव बाई डी वाई एंड कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और जो वैल्यू आएगा अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। और जब एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइम वाई को बच्चों कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट तरीके से जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन को नेट ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू आया, और वही वैल्यू अगर यहां से आता है तब जाके हम कहेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पाथ फंक्शन है। मतलब मैं इसको अगर यहां लिखूं एक लाइन में, हम ऐसे लिखेंगे कि फॉर स्टेट फंक्शन डी फाइव बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, एंड जो वैल्यू आया उसी को पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कीपिंग वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डी फाइव बाय, देखो अभी अंदर वाला जो पार्ट है इसमें आपने क्या लिया है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया कीपिंग वाई, इस बार क्या लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई और कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू आया उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इस टाइम पे बच्चों कीपिंग वाई कांस्टेंट। अगर ये बात इक्वल आ गया तो कहेंगे ये फंक्शन स्टेट है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहेंगे कि फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए करना क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ध्यान से देखिए, फाई एक फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है। तो पहले बार क्या करना है, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल लगाना है, यही यूलर्स का रेसिप्रोकल रूल है। और इसमें करना है पहले जो फंक्शन दिया है ना उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और डिफरेंशिएट होने के बाद जो वैल्यू आ गया बच्चों उस वैल्यू को अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका वाई, और जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम एक्स कांस्टेंट रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अंदर में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो बाहर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम। दूसरे बार क्या करना है कि अगर अंदर में आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो दूसरे बार में अंदर में आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू आएगा इस बार फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और कीपिंग क्या आपका वाई कांस्टेंट। और दोनों तरीके से डिफरेंशिएट करने के बाद ये रूल लगाने के बाद ये दोनों अगर इक्वल वैल्यू देता है तो कहेंगे स्टेट फंक्शन, अगर इक्वल वैल्यू नहीं देता है तो कहेंगे इसको पाथ फंक्शन, ठीक है। तो बताइए समझ में आया या नहीं आया, प्लीज सारे बच्चे बता दीजिए, एक एक बच्चा बता दो, एक एक बच्चा बताएगा आंसर देके। देखो इतना एनर्जी लगता है ना यार समझाने में, तो तुम एक मैसेज तो करके हमें बता ही सकते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, है ना। चलिए चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको लिखो बाबू, पहले ये लिखो फिर ये लिखो, ठीक है, जल्दी लिखो, 10 मिनट ही टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट ही टाइम बचा हुआ है, और बाय बोल के सारे बच्चे जाएंगे।
बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ चलो लिखो, ये लिखो पहले, ये लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, या बाद में आप देख लेना वीडियो में जाके। ये देखो, ये लिख लिए, ये भी लिख लीजिए। एंड फाइनली जो लिखना है वो आपको ये लिखना है, फाइनली ये लिखना है। फाइनली ये लिखना है, उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। तो लिखने के बाद लिखिएगा मीनिंग ऑफ डी फाई बाई डी एक्स। इस तरीके से अगर लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई with respect to x keeping y constant, ठीक है, समझ गए। दूसरे बार लिखना है डी फाई बाई डी वाई और ये x, इसका मीनिंग लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई with respect to y keeping x constant, ठीक है। ये हो गया, ये आप लिख लिए। अब अगर इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, यही यूलर्स रेसिप्रोकल है, देन हम लिखेंगे बच्चों फाई जो है एफ ऑफ एक्स और वाई, ये क्या कहलाएगा आपका स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन। लिख लिए बच्चों, लिख लिए, चलो बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 रूल ही था, इस 3 रूल के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये कोई रूल नहीं है, एक कंडीशन है, ऑब्जर्व कंडीशन, जिसका यूज स्टेट पाथ फंक्शन चेक करने में तो होता ही है, साथ ही साथ इसका यूज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, है ना, इन सबका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो भी बताने में इसका हम यूज करेंगे। तो इसको भी नोट करके लिखिएगा, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझ गए। कंडीशन ये है कि जब आप स्टेट फंक्शन का बात करते हैं, है ना, तो उसमें एक इक्वेशन अगर हम लिखने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे, है ना, ये जो लिखने जा रहे हैं उसको इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है बाबू, जो लिखने जा रहे हैं उसको खुद से मतलब है। मतलब ये है कि जो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उस इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, है ना, और मान लो सेटिस्फाई ना करे तो हम कहेंगे उसको पाथ फंक्शन, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है थर्मोडायनेमिक वो कौन है बच्चों, फाई, जहां पे वेरिएबल क्या है एक्स और वाई। जैसे एक्स और वाई क्या हो सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, 2 वेरिएबल, या तो टेम्परेचर वॉल्यूम रहेगा तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई भी 2 वेरिएबल एक्स और वाई के पोजीशन पे जाके सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। फाई इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, ठीक है, 2 ये है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इंटू डी एक्स, और प्लस डी फाई बाय डी वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट इंटू डी वाई। देखिए कोई भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन
अगर इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा तो वह स्टेट फंक्शन कहलाएगा। क्या है ये फॉर्म कि फाई मेरा फंक्शन है बाबू, इस फाई को लिखे डी फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू dx, जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वही यहां मल्टीप्लाई भी होगा, dx तो dx, dy तो dy। अगर इस फॉर्म को कोई सेटिस्फाई करता है तो इसको भी हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। अब एक बात देखिए, इसका जनरल मीनिंग ये है कि सपोज आपके घर का नेट इनकम है सपोज महीने का 2 लाख रुपया, ठीक है, किसी के घर का 10 लाख, किसी के 50 लाख, है ना, किसी का 1 करोड़, किसी का 500 करोड़, है ना। बट हम यहाँ पे इन जनरल लिख रहे कि मान लो आपके घर का नेट इनकम पर मंथ है 2 लाख रुपया, ठीक है, जिसमें आपका पॉकेट मनी है 20,000, उड़ाते हो एकदम 20,000 ऐसे ऐसे दर 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 दर, ठीक है, 20,000 आप खर्च करते हैं 20,000, ठीक है, और घर के खर्चों में मान लीजिए 30,000 खर्च होता है, ठीक है, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, ठीक है, तो ये हो गया आपका खर्चा, ये हो गया आपका खर्चा मतलब आपका चेंज कितने आपने खर्च किए 20,000, और ये आपके घर का जो खर्च है मंथली उसमें जा रहा है 30,000, तो नेट कितना का खर्च हो गया 50,000 का। और ये 50,000 कहां से आ रहा है बच्चों, इस इनकम से ही तो आ रहा है ना 2 लाख से, तो मतलब 2 लाख में से 50,000 खर्च कर दिए तो बचा कितना 1.5 लाख, मतलब यहाँ का चेंज कितने का है 50,000 का, और यहाँ का भी चेंज कितने का है 50,000 का। मतलब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट मतलब जो नेट खर्च है ना, वो जो भी इंडिविजुअल खर्च है उन सभी के सम के बराबर अगर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन, और अगर ऐसा ना हो तो बोलेंगे पाथ फंक्शन। समझ गए, हर बार इतना ही सेटिस्फाई होना चाहिए तभी उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। समझ गए। अब क्या है कि मान लो कोई बच्चा अपने घर से पैकेट मनी के फॉर्म में 20,000 रुपया लिया, उसको इसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और 20 को 50 में कन्वर्ट कर दिया और फिर 50,000 खर्च कर दिया, तो 20 को 50 बना के खर्च किया और इधर से 30,000 घर का खर्च, तो 50 प्लस 30 कितना खर्च हो गया बच्चों 80,000। जबकि नेट इनकम का जो घर का है उसमें इसने जो कमाया एक्स्ट्रा 30,000 वो तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि किसी को बताया नहीं इसने। 2 लाख में से घर वाले तो समझ रहे कि 50,000 ही खर्च हुआ है, बट इधर नेट खर्चे कितने का हो गया 80,000 का। तब इस केस में जो इंडिविजुअल खर्चे हैं वो नेट जो यहां से खर्च हो रहा है उसके बराबर ना हो, इसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, पहले एक इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम होगा, फिर उसको खर्चे कर रहे, ठीक है, तो हो गया पाथ। बट नॉर्मली जो आपके घर के टोटल खर्च है, आपका खर्च, आपके पूरे घर का खर्च, वो नेट इनकम में जो माइनस हो रहा है, वहां से जो खर्च हो रहा है उसके बराबर अगर हो तो समझिए ये स्ट्रेट फंक्शन, और अगर ऐसा ना हो तो पाथ फंक्शन। तो ये कंडीशन है। इसमें जरा लिखिएगा, पहले लिखेंगे फिर ये जो इक्वेशन है इसको लिखना है, लिखिएगा। इसमें लिखेंगे बच्चों नोट करके, इफ अ फंक्शन is written in its differential form, then it may be a state function. स्टेट फंक्शन लिख लिए। इसके बाद ये लिखिए फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, सिर्फ ये लिखिए। इसके बाद ये इक्वेशन लिखिए डी फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस डी फाई बाई डी वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई। अगर यहाँ डी वाई तो यहाँ भी डी वाई, यहाँ डी एक्स तो यहाँ भी डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूं।